हेलो एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं पहला लेक्चर ऑफ जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर मैं बोलूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बिल्डिंग है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? उसका फाउंडेशनल बेस है। जिसका बेस अच्छा है उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी खराब हो ही नहीं सकती। अब बात पता है क्या है? जनरल लिखा होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बच्चे क्या करते हैं, यार ये तो चैप्टर इररेलेवेंट सा है। और खास बात क्या है ना कि एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर कोई खास जोर दे नहीं रखा। बड़ी बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं, 2-4 लाइन में खत्म करके उसको फिनिश कर दिया। लेकिन अगर कोई बच्चा जीओसी को अच्छे से पढ़ लेता है तो उसका 60 to 70% ऑफ द काम वहीं पे खत्म हो जाता है। अच्छा, ऐसा है भी क्यों? क्योंकि क्लास 11th में तो एक ही मेजर चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों को लगता है एक चैप्टर तो हम रट्टा मार के कर लेंगे, लेकिन जैसे ही 12th आती है तो अल्काइल हलाइड, अराइल हलाइड, उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, फिर अमीन्स, फिर बायोमोलिक्यूल्स, वहां पे जाके एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। लेकिन बच्चे को अब जीओसी नहीं आती क्योंकि उसको तो लगा था कि रट्टा मार लेंगे। तो इसीलिए जीओसी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से इसको धीरे धीरे कवर करेंगे। तो सबसे पहले जीओसी है क्या? यहां पर हम फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ेंगे जो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में हेल्प करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ के आते हैं कि कार्बन होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो अपने जैसे कार्बन्स के साथ बहुत सारी बॉन्ड्स बना के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना लेता है। तो चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे हमारे पास घर पे यूज होने वाला फिनाइल हो, या कोई ड्रग हो, सभी के सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मेरे पास। इनऑर्गेनिक भी होते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज्यादा है, तो उसको स्टडी करने के लिए मुझे कम से कम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं फर्स्ट टॉपिक से। अगर मैं जीओसी को बात करूं, जीओसी में मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले मुझे पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। लिखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स। अच्छा, जब मैं पूरी स्लाइड कंप्लीट कर लिया करूंगा तो थोड़ा सा मैं हट भी जाऊंगा ताकि तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सको। और अगर किसी को नोट्स भी चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स का मतलब क्या है? अच्छा, बॉन्ड कितने टाइप की होती है? सर हमने तो 2 ही पढ़ी है, एक सिग्मा होती है और एक कौन सी होती है? पाई। फिर एक उठ के बोलेगा कि सर हमने तो कोऑर्डिनेट भी पढ़ी है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बन जाती है उसके बाद आप देख के नहीं बता सकते कि वो कोवलेंट थी या कोऑर्डिनेट थी। देखने के हिसाब से एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गई तो मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। हालांकि उसका बनने का प्रोसेस अलग है, उसको भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, पहला क्या है? अगर पाई बॉन्ड्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एक तरह का फिनोमिना पढ़ेंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो अलग फिनोमिना पढ़ेंगे। अगर पाई और सिग्मा के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहां पे क्या है? हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। तो तीनों टॉपिक के ऊपर सब टॉपिक्स हैं और वो सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अभी देख लेते हैं। जब भी पाई बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगी तो यहां पे टॉपिक उठ के आएगा रेजोनेंस। रेजोनेंस। तो सर रेजोनेंस तो हमने सुना हुआ है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि बीच में हम सर्कल डाल देते हैं। तो वहां पर ये सर्कल क्यों डलता है? बेसिकली वो रेजोनेंस से बताया जाता है। पाई और सिग्मा की जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो इफेक्ट आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। सर इसका तो नाम ही नहीं सुना, तो कोई बात नहीं, जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा रेजोनेंस कब होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन कब होती है। और सिग्मा बॉन्ड्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पे हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये तीनों अगर आपने जान लिए तो आप मुझसे गारंटी लिख के ले लो कि जितने भी टॉपिक्स फर्दर आएंगे आपके पास उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। दूसरी बात क्या है? जब मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ लूंगा फिर मैं पढ़ूंगा इनकी एप्लीकेशंस। तो यहां पे लिखो, उसके बाद हमें पढ़नी है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इसकी मेजर 2 ही एप्लीकेशन है। अगर 2 एप्लीकेशन सीख ली तो मेरे हिसाब से जीओसी में बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? यहां से एक तो मैं पढ़ सकता हूं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बता सकता हूं। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी।
तो ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है, एरोमेटिसिटी। आई होप कुछ बच्चों ने ये सुना होगा कि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है। तो क्या सिर्फ बेंजीन ही एरोमेटिक है? नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एरोमेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो एरोमेटिसिटी भी तभी आएगा जब मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होगा। फिर नेक्स्ट जो मेन टॉपिक होगा दैट विल बी एसिड बेस केमिस्ट्री। एसिड बेस केमिस्ट्री सर ये तो मैं पढ़ाया हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो देखो जो तुमने पढ़ा है अच्छी बात है, उसको ऑर्गेनिक में अप्लाई करके देखेंगे कि ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट लगता है या लुईस कंसेप्ट लगता है या कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो यहां पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और उसकी एप्लीकेशन। एक बार लिख लो, चलो आई होप आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब अगर मैं बात करूं पहले टॉपिक से, तो पहला टॉपिक क्या है? रेजोनेंस। तो यहां पर फर्स्ट हेडिंग डालो रेजोनेंस। अब कुछ टीचर्स जो हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट से भी शुरू करते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन भी देखते हैं, तो हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन मुझे रेजोनेंस से पढ़ाना अच्छा लगता है। रेजोनेंस की अगर बात करूं तो आपको अपने से 3 सवाल पूछने हैं। पहला तो है वाई रेजोनेंस अकर्स। रेजोनेंस होती क्यों है? वाई रेजोनेंस अकर्स। दूसरा बात है हाउ रेजोनेंस अकर्स। अगर हो रही है तो कैसे होगी? हाउ रेजोनेंस अकर्स। तीसरा सवाल जो अपना खुद से आपको पूछना चाहिए वो है वेयर। ये भी पता लग गया सर कि क्यों होगी, ये भी पता लग गया कैसे होगी, फिर होगी कहां कहां पे? तो वेयर रेजोनेंस अकर्स। तो इन्हीं तीनों सवाल के जवाब जो हैं हमें हर इफेक्ट में ढूंढने हैं। तो पहला जो है, हम पहले का जवाब देते हैं, फर्स्ट टॉपिक दैट इज वाई रेजोनेंस अकर्स। वाई रेजोनेंस अकर्स। वाई रेजोनेंस अकर्स क्यों होती है? अच्छा, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आए, जैसे अगर मैं बेसिक सिंपल मॉलिक्यूल से उठाऊं तो बेंजीन का देवार स्ट्रक्चर भी आया, कैक्यूले भी आया। तो कई बार आपने देखा होगा कोई बच्चा बनाता है बेंजीन को ऐसे, ठीक है, वेल एंड गुड, सही है। एक बच्चे ने बना दिया ऐसे, एक बच्चे ने बना दिया ऐसे। सर तो ये सारे सही हैं या कोई एक आध इसमें से गलत भी है? तो भाई देखो ध्यान से, कोई भी स्ट्रक्चर जो है आप किसी को भी गलत नहीं कह सकते। यहां पे क्या है? अच्छा, फर्क क्या क्या है इसमें? बच्चे ने एक बार पाई बॉन्ड यहां और यहां बनाई है। यहां पे देखोगे तो पाई बॉन्ड इधर नहीं है, यहां पर है और यहां पर है। एक ने बीच में सर्कल बना दिया, यानी कि हाइब्रिड बना दिया। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर तीनों सही है। तो हम रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं? जब कभी भी एक स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन ना कर पाए तो वहां पर हमें क्या पढ़ना होता है? उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। समझो मेरी बात, जैसे मान लो तुम बच्चे हो, ठीक है, या तुम अपने पे भी मत लो, कोई एक लड़का है, वो किसका हाइब्रिड है? वो अपने माँ बाप का हाइब्रिड है, उसके पापा का और मम्मी का। उसमें कुछ कैरेक्टर्स क्या होंगे? अपनी मम्मी के होंगे, और कुछ कैरेक्टर्स क्या होंगे? अपने पापा के होंगे। तो उन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए, जैसे मान लो उसकी हाइट उसके फादर पे चलेगी लेकिन वो बिहेव अपनी मम्मी जैसा करता है, तो इसका मतलब क्या है? वो हाइब्रिड है। तो उस हाइब्रिड को पढ़ने के लिए यहां पर ऑर्गेनिक में भी ऐसा ही है, कोई एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकता, तो हमें वहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ते हैं, और फिर वहां से लेके आते हैं हम एक सिंगल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पहले सवाल का आंसर क्यों पढ़ना है, लिखो, टू एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज, टू एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज which cannot be explained by single Lewis structure, which can't be explained by single Lewis structure। तो ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज जो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर ना बता पाए, उसके लिए हमें क्या देखने पड़ते हैं? रेजोनेंस देखनी पड़ती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखने पड़ते हैं। दूसरी और क्या बात होती है, लिखो, जैसे पहला तो मैंने ये लिख दिया, दूसरा मैं लिख सकता हूं टू कंपेयर द स्टेबिलिटी, टू कंपेयर
द स्टेबिलिटी, टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में चाहे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन कौन ज्यादा स्टेबल है ये भी मैं देख सकता हूं किससे, रेजोनेंस से। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज्यादा ही कोई कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल, ये ले लिया मैंने, ये, और साथ ही साथ मैंने क्या ले लिया, अब दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक इनमें से ज्यादा स्टेबल है और एक इनमें से कम स्टेबल है। ध्यान से देखना, अभी मैं बताऊंगा और डिटेल में कि कैसे रेजोनेंस को देखते हैं। फिलहाल ये बेंजीन जैसा कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड इधर घूम सकती है और ये बॉन्ड यहां जा सकती है। इसका मतलब यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल, रेजोनेंस पॉसिबल। अगर मैं इधर बात करूं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड आ गई, यानी कि यहां पे रेजोनेंस ब्रेक हो चुकी है। देखो रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मैं लिख देता हूं। जनरली अगर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड मिल जाए तो एक टाइप की रेजोनेंस, बाकी टाइप की रेजोनेंस और मैं तुम्हें बताता हूं कैसे कैसे देखते हैं। फिलहाल यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पे क्या है, डबल, सिंगल, फिर सिंगल, तो यहां पे नो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस नहीं हो सकती। तो अब जिसमें रेजोनेंस होगी ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा स्टेबल है। ऑब्वियस कैसे है, हम देखेंगे यहां पर कि एनर्जी रिलीज कैसे होती है। तो ये क्या है, जहां रेजोनेंस होगी वो क्या होगा, मोर स्टेबल, और ये क्या है, लेस स्टेबल। तो एक तो मैं ऐसे स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकता हूं, लिख लो इसको, आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं तो कोई और सिस्टम उठा के देखता हूं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज, वर्सेस मैंने लिख दिया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज। तो अब तुमसे पूछा गया कि कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो यहां पर क्या है, डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज, यहां है डबल, सिंगल, फिर सिंगल, यानी कि यहां तो रेजोनेंस पॉसिबल है, यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो रेजोनेंस यहां पर होगी, रेजोनेंस होगी, और यहां पर नहीं होगी, तो ये कैसा हो जाएगा, मोर स्टेबल। सर एक बात तो समझ में नहीं आ रही कि यहां पे रेजोनेंस कैसे होगी, तो उसका जवाब मैं अभी देता हूं, हाउ। हाउ में देखते हैं, और ये क्या है, लेस स्टेबल। अब अगर मैं बात करूं, वाई का आंसर मिल चुका है कि हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है जो सिंगल लुवी स्ट्रक्चर से नहीं बता सकता। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ, हाउ रेजोनेंस अकर्स, हाउ रेजोनेंस अकर्स। तो कैसे होगी रेजोनेंस। अब यहां पर क्योंकि मैंने बोला कि रेजोनेंस किस में होगी, पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो पाई बॉन्ड किस से बनती है, किस ऑर्बिटल से बनेगी, तो पी ऑर्बिटल से बनती है। बेसिकली पी ऑर्बिटल्स जब साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो यहां से कौन सी बॉन्ड्स बनती हैं, पाई बॉन्ड्स। तो पहला तो मुझे पता लग गया, कंडीशन क्या होनी चाहिए, लिखो, मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव पी ऑर्बिटल्स। सबसे पहली बात तो उनमें पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। दूसरी बात अगर मैं करूं, ऐसा नहीं है कि एक पी ऑर्बिटल यहां है, उसके बीच में काफी सारे एटम्स हैं, और दूसरा पी ऑर्बिटल उसके कई दूर जाके है, ऐसा नहीं। दोनों कैसे होने चाहिए, या सारे पी ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए, साथ साथ लिखो, पी ऑर्बिटल्स मस्ट बी, पी ऑर्बिटल्स मस्ट बी एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट टू ईच अदर। जैसे अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं, तो यहां पे अगर कोई पी ऑर्बिटल है तो यहां पर होना चाहिए, यहां पर, ये सब कैसे हैं, एडजेसेंट हैं। तो ये पी ऑर्बिटल्स जब एडजेसेंट होंगे तभी तो देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके बीच में घूम सकते हैं। तो पी ऑर्बिटल्स मस्ट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। तीसरी अगर मैं बात करूं तो दे मस्ट बी इन सेम प्लेन, दे भी रहने दो, पूरा ही लिख दो, द पी ऑर्बिटल्स मस्ट बी इन, द पी ऑर्बिटल्स मस्ट बी इन, मस्ट बी इन सेम प्लेन।
सेम प्लेन में भी होने चाहिए। मान लो एक पी ऑर्बिटल ऐसे पड़ा हुआ है, दूसरा पी ऑर्बिटल भी ऐसे है, तीसरा भी ऐसे है, तो सब एक ही प्लेन में है, इस प्लेन में सब चल रहा है। अब मैं एक पी ऑर्बिटल ऐसे कर दूं तुम्हारी तरफ, तो ये ऐसे चलना चाह रहा था, लेकिन एक पी ऑर्बिटल कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये जो है ये रेजोनेंस को डिस्टर्ब कर देगा, तो इसीलिए द पी ऑर्बिटल्स मस्ट बी इन सेम प्लेन। तो हमने दो बातों के तो जवाब देख लिए, व्हाई रेजोनेंस अकर्स, कि क्यों होती है, एंड हाउ, और होगी तो होगी कैसे। तीसरी बात हमें देखनी है कि वेयर रेजोनेंस अकर्स। तो थर्ड पार्ट लिखो, थर्ड क्वेश्चन का जवाब क्या है, वेयर रेजोनेंस अकर्स, वेयर रेजोनेंस अकर्स। तो पहले टाइप की रेजोनेंस पढ़ते हैं, लिखो पाई बॉन्ड, पाई लोन पेयर रेजोनेंस, पाई लोन पेयर रेजोनेंस। पाई लोन पेयर रेजोनेंस का मतलब है, अगर मेरे पास कुछ ऐसे दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कोई एटम, और एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, तो यहां पर क्या होगा, ये लोन पेयर जो है इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। कैसे है सर, आप पूरा डिटेल से बताओ। देखो, आई होप तुमने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सीखी होगी। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहां पर कितनी है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाई है इसने हाइड्रोजन के साथ, और तीसरी सिग्मा बॉन्ड यहां पर है, और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अगर इसकी बात करूं तो ये भी क्या है, एक सिग्मा, दूसरी सिग्मा और तीसरी हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी क्या है, sp2। तो ये दोनों देखो किस में है, सेम प्लेन की बात कर रहा हूं। अब यहां पर अगर लोन पेयर भी सेम प्लेन में है तो होगा क्या, ये लोन पेयर यहां ट्रांसफर हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है यहां चली जाएगी। तो रेजोनेंस जो है यहां पर हो रही है, और रेजोनेंस का सिंबल क्या है, ये डबल हेडेड एरो। कई बच्चे क्या करते हैं, रेजोनेंस लिख दिया ऐसे, गलत हो जाएगा। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहां पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो यहां पर ये बॉन्ड टूट के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आए हैं, कार्बन के पास। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड कैसी हो जाएगी, क्योंकि टूटी है तो सिंगल हो गई, ये रहा CH। अच्छा, अब यहां पर A ने क्या किया था, अपने लोन पेयर ट्रांसफर किए थे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के ऊपर गिरेंगे तो पहले सिंगल बॉन्ड थी, अब कैसी हो जाएगी, डबल बॉन्ड, और A के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल थी, और इस लोन पेयर को क्या बोलेंगे, डी लोकलाइज लोन पेयर। अच्छा, लोकलाइज क्या होता है और डी लोकलाइज क्या होता है, मैं उस पर भी आता हूं। तो फिलहाल अभी मैंने जो एग्जांपल दिया वो कैसा था, CH2 CH A, ये गया इधर और ये बॉन्ड गई इधर, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना, CH2 नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये लोन पेयर क्या है, इसको बोलते हैं डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। इसका मतलब क्या है, एक होता है लोकलाइज, एक होता है डी लोकलाइज। लोकलाइज का मतलब क्या है, लोकल, जो अपनी लोकेलिटी में ही रहे। डी लोकलाइज का मतलब क्या है, जो घूमता रहे। जैसे सेल्स मार्केटिंग वाले आपको फोन करते हैं, सर आपको IIT JEE करनी है क्या, आप हमारे पास आ जाओ। अगर तुम उनके पास नहीं जाओगे तो वो आपके घर आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो डी लोकलाइज होते रहते हैं, कभी इधर से उधर चले गए, उधर से इधर चले गए। तो ये कैसा है, डी लोकलाइज। अगर मैं बात करूं कोई लोकलाइज की, तो जैसे मान लो मैंने बनाया CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर क्या है, कोई एटम है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो सर यहां पे रेजोनेंस हो जाएगी। ध्यान से देखो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2, मतलब प्लेन प्लेन। अगर इधर बात करूं तो इसकी क्या है, sp3। ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, यानी कि यहां पर प्लेन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो यहां पर देखो डबल सिंगल, फिर से सिंगल आ गई, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं हो सकती, मतलब ये लोन पेयर इधर इधर ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो जब ये ट्रांसफर नहीं कर सकता तो इसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो ये कैसा है, लोकलाइज्ड। अब एक और खास बात है, मान लो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो डीलोकलाइज लोन पेयर होता है ये कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। मैंने बताया दे मस्ट बी इन p ऑर्बिटल, तो यहां पे लिख सकते हो, ये बड़ी ही डिटेल वाली बात है, प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। ये तो p ऑर्बिटल में होगा, प्योर p में। सर प्योर p,
एक होता है प्योर पी ऑर्बिटल और एक होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर आपने देखा हो हाइब्रिडाइजेशन में मतलब क्या होता है, sp3 sp2। तो जो लोकलाइज लोन पेयर होता है सर, फिर ये कहाँ होगा, ये प्योर पी ऑर्बिटल में नहीं होगा, ये किस में होगा, प्रेजेंट इन ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही होगा, प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। कभी कभी असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोन पेयर होता है अगर वो डीलोकलाइज है तो किस में है, और अगर लोकलाइज है तो किस में है। तो यहां पर हमने देखा कि ये मेरा डीलोकलाइज लोन पेयर था और ये कैसा था, लोकलाइज। अब फर्दर क्या है, बात आई इस एटम की, ये ए क्या हो सकता है, ये ए जिसके ऊपर लोन पेयर है, ये कौन सा एटम हो सकता है। एक बात देखना, अगर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है, H2O बनाती है, तो कितने लोन पेयर बचते हैं, 2 लोन पेयर। अगर फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बनाता था 3 बॉन्ड्स, तो यहां पर क्या होता था, 1 लोन पेयर बचता था। तो ये एटम जो है ए, ये कौन कौन सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, एटसेट्रा। तो ये एटम्स जो हैं तुम्हें देखने को मिलेंगे। और फिर सर ये कहाँ कहाँ काम आएगा, ध्यान से देखना। अगर तुम्हें नाइट्रोजन मिला, पहले इसको लिख लो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। कितने लोन पेयर हैं सर, आपने एक बनाया, क्या ये ठीक बात है। देखें नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 में से एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक और हाइड्रोजन के साथ, 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। 5 में से 3 गए तो बचे कितने, 2 का मतलब कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। अब ये क्या लोकलाइज है या डीलोकलाइज है, बताओ मुझे कमेंट करके। ये है डीलोकलाइज, तो ये यहां गया और ये यहां चला गया। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH2 नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड टूट चुकी थी, अब ये हो चुकी है सिंगल CH। ये बॉन्ड कैसी हो गई है, डबल, और यहाँ पे NH2। अच्छा नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो वेयर का जवाब भी मैं धीरे धीरे जानने लग गया हूं कि कहां कहां रेजोनेंस हो सकती है। उसका पहला टाइप मैंने देखा, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यानी कि पाई और लोन पेयर का इंटरेक्शन। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल CH2 CH CH2 NH2, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगी, नो रेजोनेंस। क्यों, क्योंकि बीच में जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और अगर तुम्हें रट्टा मारना है ना, तो सिंपल सी बात याद रखना, डबल सिंगल यहीं पे लोन पेयर होना चाहिए था। अगर नहीं है, डबल सिंगल फिर सिंगल आ गई तो रेजोनेंस होगी ही नहीं। अगर मैं बात करूं और एग्जांपल तुम्हें पूछता हूं, एक लास्ट एग्जांपल है आज का, उसके बाद और इस पर चर्चा करेंगे कि अगर लोन पेयर डीलोकलाइज होगा तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें दे दिया NH2, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें OH, और मान लो एक क्वेश्चन ये दे दिया सल्फर के साथ, ये यहाँ CH3 लगा दिया। तो एक तुम्हें यहाँ पर बताना है कि एक तो यहाँ पे 1 लोन पेयर है, फिलहाल यहाँ पे कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर, और यहाँ पे कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर। तुम्हें ये बताना है, इसको मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट, ये लिख रहा हूँ सेकंड, ये लिख रहा हूँ थर्ड। केसेस ऑफ रेजोनेंस, किस केस में रेजोनेंस होगी और किस केस में रेजोनेंस नहीं होगी, तुम मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे कि डीलोकलाइज होगा तो उस पे हाइब्रिडाइजेशन का क्या डिफरेंस पड़ेगा, और अगर लोकलाइज रहा तो फिर हाइब्रिडाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और कितने टाइप की रेजोनेंस हमें पढ़नी है। अभी तो हमने एक ही पढ़ी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर देखते हैं हम, अगले में देखेंगे डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल डबल सिंगल फ्री रेडिकल। तो ये सारे केसेस भी किसके हैं, रेजोनेंस के। नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी इसका आंसर मुझे देना, मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में।